क्या खाएं जिससे स्किन यंग लगे? बैंगन भरता सिर्फ टेस्टी है, शरीर को नहीं फायदा देगा। पानी ही नहीं तो कुछ नहीं। लोगों को लगता है ऑयल लगा के स्किन शाइन कर जाएगी। बोटॉक्स किसे कराना चाहिए? Who's the right candidate? क्या सही एज है और क्या होता है बोटॉक्स से? बोटॉक्स एक कंपनी का नाम है। अगर आप देखेंगे आजकल लिप्स कितना कॉमन हो गया है कि लोग लिप्स पे अपनी शेप्स बदलते रहते हैं। आप अगर नोट करेंगे तो अब हमारे बॉलीवुड के अगर आप 5-6 स्टार्स लगा दें तो सबका फेस इक्वल है। 30+ फीमेल्स की शेल्फ में एक चीज और होती है, फेयरनेस क्रीम्स। तो बहुत मुश्किल है। ये पूछो बॉयज में भी बहुत होती है, सिर्फ लेडीज नहीं। हम लोगों का डाइट वाकई ही बहुत ज्यादा टेस्टी है मगर न्यूट्रिशन में कम है। उम्र 55 की, दिल बचपन का, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन स्किन हमेशा 16 की ही चाहिए। खास तौर पर बात महिलाओं की हो तो चाहे उम्र 20 हो या 25, दिखना हमेशा जवान है। इसके लिए एक बहुत बड़ी स्किन केयर इंडस्ट्री है, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। लेकिन चुनौती फिर भी यही रहती है कि 25-30 साल की उम्र के बाद हमेशा जवान रहने का वो कौन सा फॉर्मूला है जिसे अपनाया जाए और जवान दिखा भी जाए। हम मेडिकली और साइंटिफिकली आज इस सवाल के जवाब के साथ आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हैं जो कि सेलिब्रिटी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और आपकी स्किन के हिसाब से आपको क्या सूट करता है इसे ध्यान में रखते हुए आज आपको ये बताएंगी कि 30 के बाद भी कैसे आप स्वीट 16 वाली स्किन रह सकती हैं। डॉक्टर दीपाली, सबसे पहले तो क्या ये पॉसिबल है दैट यू हैव क्रॉस्ड 30 एंड यू स्टिल लुक लाइक 16? वेल पॉसिबल तो ज़रूर है एंड नॉट सेलिंग एनी ड्रीम्स एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। मगर हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखता है एंड एंटी एजिंग स्टार्ट्स एट 20 एंड एंटी एजिंग इज़ नॉट जस्ट कि आपने क्रीम्स लगाई। एंटी एजिंग इज़ आप क्या सोचते हो, क्या पहनते हो, क्या करते हो, कैसे सोते हो, क्या खाते हो, एवरीथिंग। अगर कोई बहुत ज़्यादा अपना हर चीज़ में ध्यान रख सकता है तो हाँ पॉसिबल है। तो बहुत मुश्किल है मगर पॉसिबल है। तो इससे पहले कि हम ट्रीटमेंट्स पर आएँ, जो बात डॉक्टर दीपाली ने कही, आप कैसे सोते हैं, कितना सोते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह से सोचते हैं, ये सब आपकी स्किन पर रिफ्लेक्ट करता है। क्या खाते हैं कितना मैटर करता है? बिल्कुल खाते हैं, बहुत मैटर करता है। अब अगर आप छोले भटूरे और समोसे खाते हैं और आपको लगता है कि आप अपनी एंटी एजिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी 10,000 की नाइट क्रीम लगा रहे हैं तो आप यंग नहीं लग सकते। कहीं ना कहीं वो ऑयल आपकी बॉडी में फिट हो ही रहा है, कहीं वो सेल्यूलाइट कर रहा है, डल स्किन कर रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अनलेस एंड अनटिल आप वर्कआउट करते हैं। आप छोले भटूरे खाएं, आपने 1.5 घंटा वर्कआउट किया, नो प्रॉब्लम, ज़रूर खाएं। ओके, तो खाने का एक छोटा टिप तो आपने दिया, क्या खाएं जिससे स्किन यंग लगे? बहुत ज़रूरी है। रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल, ये 4 रंग हमें अपनी डाइट में लाने हैं बेक्ड, बॉइल्ड या ग्रिल्ड फॉर्म्स में। इसका मतलब कि वो डीप फ्राइड नहीं होने चाहिए। बैंगन भरता सिर्फ टेस्टी है, शरीर को नहीं फायदा देगा। सिर्फ बेक्ड, आपको बेक्ड या बॉइल्ड बैंगन अगर आप खा पाएं तो वो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स देंगे। पर्पल सैलेड लीव्स, चुकंदर जो इस मौसम का फल है सर्दियों का जिसमें अभी हम हैं, बहुत ही बढ़िया चीज़ है आपकी स्किन के लिए और पूरे सीजन मिलती है। स्वीट पोटैटो जो होता है वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो डाइट में आपने खाना जितना कम गैस पे चढ़ाया है, जितना आपने उसको हेल्दी बेक्ड या बॉइल्ड खाया है, ड्राई फ्रूट्स जब भूख लगे मुट्ठी भर भर के ड्राई फ्रूट्स खाइए। इन चीज़ों से आपकी स्किन भी अच्छी होगी, अंदर से हेल्थ भी अच्छी होगी। सर्दियों में हम हैं, लोग अक्सर पानी को इग्नोर करते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है? सबसे ज़रूरी है। पानी ही नहीं तो कुछ नहीं। जैसे हमारे फ़ोन में वाईफाई नहीं, सिग्नल्स नहीं तो हम किसी को फ़ोन नहीं कर सकते। हमारी बॉडी को पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। अगर हमारी बॉडी में पानी होगा तभी न्यूट्रिशन ट्रैवल करेगा, तभी आपकी बॉडी में सारी एनर्जी रहेगी। एंड मैं एज ए रूल, समर्स हो या विंटर्स हो, 4 बजे से पहले अपना 3 लीटर पानी रोज़ाना पी लेती हूँ। तो ये एक रूल मैंने बनाया है और इसको मैं फॉलो करती हूँ और मैं कहूँगी आप भी करें। ओके, तो ये तो हुई कि हम खाने और पीने में किस तरह से अपनी स्किन को हेल्दी कर सकते हैं। फिर हम साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स पे जाएंगे। नींद कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़रूरी है। अगर आप 6-8 घंटे नहीं सो सकते, 6 से 8 एवरेजली है जो साइंटिफिकली प्रूवन है। बेस्ट स्लीप इज़ 8 आवर्स, मगर 6 से कम तो बुरी है। अगर आप 6 से 8 घंटे नहीं सो पा रहे हैं तो सिर्फ डार्क सर्कल्स नहीं, अंदर से आपके शरीर में अलग अलग बीमारियां बन सकती हैं। हार्ट अटैक वगैरह साइंटिफिकली प्रूवन है। दिमाग का स्लो होना, अल्जाइमर्स होना, मेमोरी लॉस होना, ये सब कुछ देखा गया है अगर आप कम सोते हैं। कम सोना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से भी लिंक हुआ है, स्पेशली मैग्नीशियम एंड विटामिन डी एंड कैल्शियम एंड विटामिन ई, इनकी कमियों से भी, एंड B12, इन सब की कमियों से साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी नींद खराब हो सकती है। ऑफ कोर्स स्ट्रेस और पोल्यूशन भी हमारी नींद को कम करते हैं। ओके, तो अगर आप कम सो रहे हैं, ये जब आप सोते हैं व्हाट गोज ऑन इनटू योर स्किन? क्या होता है जब आप सो रहे होते हैं? सोना इज लाइक लाइक इट्स लाइक स्लीप सोना, आई वुड से, लाइक स्लीप स्पा, जो हम सब अपने घर पे खुद करते हैं और बहुत ज़रूरी है। जो आप रात को अपने चेहरे पे क्रीम लगा के सोते हैं, दैट क्रीम इज फूड फॉर योर स्किन।
सो जो भी आप लगाते हैं वो आप समझ लीजिए, जो आप पार्लर जाके ब्यूटी पार्लर में भी आजकल फेशियल्स देखिए 2000 से तो मिनिमम शुरू होते हैं, 2-3 हज़ार से जो हमारे व्यूअर्स कराते ही होंगे। उसकी जगह अगर आप रात को अपने चेहरे पे कुछ अच्छा सा लगा के अच्छे से 8 घंटे सोए ना, तो वो भी आपकी स्किन को रिजेनरेट करेगा अच्छे से, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। इसके साथ ये भी सवाल आता है कि रात को क्या लगा के सोना चाहिए? हर स्किन को स्किन अनुसार कुछ लगाना चाहिए। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, जो मैं सबको कहती हूँ विंटर्स में, और आपकी एज 40+ है, तो हफ्ते में 1 या 2 दिन अगर आपको स्मेल से दिक्कत ना हो तो घी लगाएं, उससे अच्छा मॉइस्चराइजिंग कुछ नहीं है। आप अपने फेस पे डायरेक्ट ऑयल ना लगाएं। ऑयल हमारी स्किन में अब्जॉर्ब नहीं होता है, जो एक मिथ है, लोगों को लगता है ऑयल लगा के स्किन शाइन कर जाएगी। आपको ऑयल लगाना है तो ऑयल को आप मिक्स कर सकते हैं ड्राई स्किन के लोग, कोई भी मॉइस्चराइजर से इक्वल क्वांटिटी 1:1 का मिक्सचर बना के विंटर्स में आप लगाएं। रोजाना ऑयल ना लगाएं, हफ्ते में 2-3 दिन ऑयल, हफ्ते में 2 दिन घी, बाकी दिन नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग क्रीम। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी आपको एंटी एजिंग के लिए हाइड्रेशन की जरूरत है, तब आपको जेल बेस्ड क्रीम्स रात को लगानी चाहिए। अगर आपकी स्किन पे कोई पिगमेंटेशन है, या आप यंग लड़की हैं, आपकी मदर और फादर के फेस पे पिगमेंटेशन है और आप चाहते हैं कि आपको ना आए, तो आपको रात को अपनी स्किन अनुसार जेल या क्रीम फॉर्म में, जैसे कुछ कोजिक एसिड्स, मलबेरी एसिड्स, एजिलिक एसिड, इसकी क्रीम या सीरम या जेल लगाना चाहिए। ओके, इट हेल्प्स। बिल्कुल, इससे पिगमेंटेशन भी प्रिवेंट हो सकती है। अगर आपकी स्किन पे डल स्किन हो, आप कम सो पा रहे हो, स्ट्रेस्ड आउट हैं, ब्रेकअप हुआ है, या कोई भी टेंशन है आपकी लाइफ में इस वक्त, तो आप वो लगा सकते हैं, आपकी स्किन पे ग्लो रहेगा। वेल, ब्रेकअप का इलाज क्रीम्स कितना करेंगे ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु हैव क्रॉस्ड 30, लोग जब 25-30 साल के हो जाते हैं तब वो सोचते हैं कि अच्छा 40s में आके हम एंटी एजिंग लगाएंगे क्योंकि ज़रूरत तो तब है। लेकिन अगर 30 के बाद यंग दिखना है, देन व्हाट शुड बी द राइट एज टू स्टार्ट एंटी एजिंग क्रीम्स? एंटी एजिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस, क्योंकि एजिंग रोजाना होती है और वो हर तरह से होती है। हम जिस सांस लेते हैं दिल्ली में, वो भी हमारी एजिंग कर रही है, हम नहीं रोक सकते। जिस धूप में हम बाहर जा रहे हैं, उससे भी एजिंग होती है। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई एलिक्सर ऑफ यूथ एक क्रीम नहीं बन सकती। दैट हैज टू बी वेरी क्लियर। आपको रेगुलर मेडिकल ट्रीटमेंट्स करने की ज़रूरत है, या फेशियल्स कराने की ज़रूरत है। आपको साथ में अच्छा खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हफ्ते में 1 दिन से ज़्यादा डीप फ्राइड ना खाएं। रोजाना 1 चम्मच घी अगर आप 20 साल की उम्र से शुरू करते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है। गो बैक टू नेचर, ट्राई एंड हैव फ्रेश एयर, ट्राई एंड गो बैक टू थिंग्स जो हमारे ग्रैंड मदर्स वगैरह करते आए हैं, जिन लोगों की लाइफ लॉन्गर, हेल्दी और बेटर थी। सो ये हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि एंटी एजिंग टोटल एक चीज़ है, एक ऐड नहीं है कि हमें एक ऐड में बेच दो ये क्रीम और जी इससे आपकी एंटी एजिंग होगी। मैं बिल्कुल नहीं मानती सेरामाइड लगा लोगे, सीरम लगा लो, नहीं, एंटी एजिंग उससे नहीं होने वाली। सबसे ज़रूरी एंटी एजिंग का है इस सनस्क्रीन। जिसने सनस्क्रीन नहीं लगाया वो एंटी एजिंग नहीं कर रहा है, अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि सन इज द वर्स्ट एनिमी फॉर द स्किन इन गिविंग अस रिंकल्स, पिगमेंटेशन, डल स्किन। वही सबसे ज़्यादा पहली चीज़ है, सन रेज, जो हमारी स्किन पे एजिंग लाते हैं। तो जो एंटी एजिंग क्रीम्स इतनी मार्केट में हैं और लोग सोचते हैं ओके वी हैव क्रॉस 30-40, अब हम लगाना शुरू करें तो हम यंग हो जाएंगे। बिल्कुल, और मुझे ऐसे लोग बहुत रेगुलरली मिलते हैं कि डॉक्टर मैंने तो इतनी अच्छी अच्छी एंटी एजिंग क्रीम्स खरीद ली, अच्छा सुबह का तो कुछ आया नहीं था इंस्टाग्राम रील में, तो हमने सनस्क्रीन नहीं लगाई। एंड दे आर डेवलपिंग सेंसिटिव स्किन। ओके, उसमें रेटिनॉइड्स हो सकते हैं, सेल टर्नओवर बढ़ाने वाली क्रीम्स हो सकती हैं एंटी एजिंग क्रीम्स में। सो शुड यू यूज एंटी एजिंग क्रीम्स, शुड यू नॉट यूज? एंटी एजिंग क्रीम्स हैव टू बी यूज्ड विद सनस्क्रीन। अगर आपने सुबह की सनस्क्रीन नहीं लगाई है तो स्ट्रॉन्ग और अच्छी जो इफेक्टिव एंटी एजिंग क्रीम्स है मार्केट में, वो आप नहीं लगा सकते, वरना आपका स्किन जल भी सकता है, सेंसिटिव हो सकता है। सही टाइम और सही एज क्या है एंटी एजिंग क्रीम के लिए? एंटी एजिंग क्रीम आपको अपने अनुसार लगाना है। जब मैं एज अ प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट, जैसे कोई पेशेंट आता है, उनको यहाँ पे रिंकल स्टार्ट हो रहे हैं, सो शी इज 25 और 35, इट डजेंट मैटर, मैं उसको कहूँगी सिर्फ इतने से एरिया पे आप एंटी एजिंग क्रीम लगा लिए। तो इट्स अ स्पेसिफिक थिंग, वो आपकी नीड है, आपकी मर्जी है कि आपको लगता है कि यहाँ पे आपको रिंकल्स है, या जैसे मेरी ही फैमिली में ये बहुत डीप चलता है, इट्स जेनेटिक, तो यहाँ सिर्फ आप एंटी एजिंग क्रीम लगा लीजिए, बाकी स्किन पे ना लगाइए। तो इट्स अ पर्सनल चॉइस। आप एंटी एजिंग तब शुरू करें जब आपको खुद महसूस हो रहा है, मगर सनस्क्रीन फ्रॉम द एज ऑफ 15 should be started for everybody. Good diet should be a habit, lifestyle habit. Drinking 3 to 4 liters is going to help you in anti-aging tremendously. Putting a night cream, कभी भी मेकअप के साथ ना सोएं, मेकअप उतार के नाइट क्रीम जरूर लगाएं। सर्दियों में डबल क्लेंजिंग जरूर करें। और एक वो जो कोरियन टेक्निक है कि हल्के घीले फेस पे, हल्की घीली बॉडी पे क्रीम्स लगाना शुरू करें। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स लाइक मैजिक। इट जस्ट सील्स योर मॉइस्चर, इट लॉक्स द मॉइस्चर। ओके, अब हम आते हैं 30 साल की उम्र के बाद। वी कीप हियरिंग वर्ड्स लाइक बोटॉक्स, फिलर्स, इंजेक्टेबल्स, डिफरेंट चीज़ें। बोटॉक्स किसे कराना चाहिए? हु इज़ द राइट कैंडिडेट? क्या सही एज है और क्या होता है बोटॉक्स से?
बोटॉक्स बहुत अच्छी चीज़ है, सुंदर चीज़ है। सारा बॉलीवुड देख लीजिए, हॉलीवुड देख लीजिए, टॉप पॉलिटिशियंस ग्लोबली देख लीजिए, सब कराते हैं, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग डील। बोटॉक्स का थोड़ा सा मजाक जो उड़ गया है हमारे देश में, ज़्यादा मजाक जो उसका उड़ गया है कि उसमें साइड इफेक्ट्स हैं, वो इसीलिए उड़ा है क्योंकि हमारी कंट्री में कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। ब्यूटिशियंस कर रहे हैं, साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। सो ऑल दैट डजंट हैपन इफ यू गो टू अ प्रैक्टिस्ड एंड ट्रेन्ड डर्माटोलॉजिस्ट। नंबर 1, बोटॉक्स एक कंपनी का नाम है, उसके अंदर जो दवाई है उसको कहते हैं बॉटुलिनम टॉक्सिन। उस कंपनी ने अपनी इतनी एडवर्टाइजमेंट कर ली है क्योंकि वो मार्केट में 40 से भी ज़्यादा साल पुरानी US FDA अप्रूव्ड है, तो मतलब 60 साल से है, इमेजिन। सो वो आप सोचिए कि उसने, इसलिए लोगों को बोटॉक्स सुनाई देता है। तो इसमें अलग अलग कंपनीज आते हैं। आप जब भी किसी डॉक्टर से कराएं तो आपको देखना चाहिए कौन सी कंपनी यूज़ हो रही है। आपका राइट है, आप उसको अपने सामने खुलवाएं, आपके सामने डॉक्टर को सिरिंज बनाना चाहिए या उसकी नर्स जो भी बना रही है, सो दैट यू नो कि हाँ भाई आपको ठीक चीज़ लगी है। क्योंकि ये चाइनीज़ आते हैं मार्केट में जो बहुत ब्यूटिशियंस लगाती हैं, जो बहुत सस्ते होते हैं, मामूली प्राइस पड़ता है, 100-200 रुपये का पड़ता है, इमेजिन। और उससे साइड इफेक्ट्स आते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग का नाम बदनाम होता है कि डॉक्टर ने से यहाँ से बोटॉक्स नहीं करना है। बट बोटॉक्स इज़ अ वंडरफुल ड्रग, अगर अच्छी तरह यूज़ किया गया है, डॉक्टर को आता है, दवाई ठीक यूज़ हुई है एंड ठीक जगह पे इंजेक्ट हुआ है। क्या करते हैं बोटॉक्स में और कैसे ही किया जाता है, किसके लिए है ये? Botox is for anybody who wants to reduce the wrinkles. Botox is mainly for upper face. इस एरिया के लिए हम बोटॉक्स यूज करते हैं. Botox is also used, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है फिल्म स्टार्स का, चिजलिंग, कि आपको अपना लोअर जॉ चिजल करना है, तो चिजलिंग फॉर मैसेटर्स, यहाँ पे भी बोटॉक्स होता है. अपर फेस, यहाँ के रिंकल्स के लिए, ग्लैबुलर के लिए, फोरहेड के लिए, इनको रिड्यूस करने के लिए रिंकल्स की लुक को बोटॉक्स को यूज किया जाता है. और जो फिलर होता है वो यहाँ यूज होता है. फिलर इज ऑलवेज यूज फॉर फिलिंग अप. ये नोज कॉन्टूरिंग, लिप, अगर आप देखेंगे आजकल लिप्स कितना कॉमन हो गया है कि लोग लिप्स पे अपनी शेप्स बदलते रहते हैं. पूरा लंदन सब लोग हार्ट शेप लिप्स करा रहे हैं, वहाँ पे दे ग्रेट हार्ट हियर, दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग नाउ. सो हर कंट्री के अंदर कॉकेशियन ओरिजिन्स को अलग तरह का लिप्स पसंद होता है. सो इट इज़ अ टोटली, बॉल गेम इज डिफरेंट. फिलर से आप फील करते हैं, बोटॉक्स से आप मसल को रिलैक्स करते हैं. दोनों US FDA अप्रूव्ड हैं 40 से भी ज़्यादा साल से, मगर कुछ ही कंपनीज अप्रूव्ड हैं. तो आपके चैनल के द्वारा मैं यही कहूँगी कि जो भी यूज़र है, कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी ठीक है प्रोडक्ट की, उसकी कंपनी ठीक है, और उसको राइट है ये सब जानने का. भाई पे कर रहा है, अपने फेस पे इंजेक्ट लगा रहा है, जो डॉक्टर है वो ट्रेंड है इसमें. डॉक्टर, अब इंडियन गवर्नमेंट ने लाइसेंस किया है कि सिर्फ और सिर्फ डर्माटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन 2 ही लोग हैं जो ये कर सकते हैं. NMC की गाइडलाइंस है. मगर फिर भी ऑफकोर्स कोई भी कर रहा है, तो बी श्योर कि आप एक ट्रेंड डॉक्टर के पास हैं जिसको अपना काम आता है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है. ओके. इंजेक्टेबल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, हाइलुरोनिक एसिड एंड डिफरेंट स्टफ. क्या होता है इंजेक्टेबल से और किसे ये करवाना चाहिए, किसे नहीं करवाना चाहिए? इंजेक्टेबल्स इज फिलर. जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, इतने सारे बॉलीवुड के पिक्चर्स देख रहे हैं हम, तो एवरीबडी इज गेटिंग फिलर स्पॉट, और मुझे बहुत अच्छा लगता है. मगर एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट जब मैं मूवी देखती हूँ तो मैं हर बार यही देख रही हूँ कि इसने ये कराया होगा, इसने ये कराया होगा, क्योंकि एवरीबडी इज गोइंग फॉर अ कॉमन लुक. आप अगर नोट करेंगे तो अब हमारे बॉलीवुड के अगर आप 5-6 स्टार्स लगा दें तो सबका फेस इक्वल है, ठीक है. सो वो बहुत कॉमन होता जा रहा है, वो सब फिलर्स की वजह से. फिलर्स इज अ ब्रांड, ब्रॉडकास्ट नेम, जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इस तरह की चीजें आती हैं जिसको हम डॉक्टर्स इंजेक्ट करते हैं. 2 ही मेनली इंजेक्टेबल्स आते हैं. बट अब दूसरी चीज आने लग गई है मार्केट में जिसको कहा जाता है एक्सोसोम्स. एक्सोसोम्स इज अ नेक्स्ट जनरेशन, जिसके बाद बोटॉक्स और फिलर्स पीछे रहने वाले हैं. व्हाट डज इट डू? एक्सोसोम्स यही काम करेगा, बोटॉक्स और फिलर, और उसके इंजेक्शंस लॉन्ग लास्टिंग होंगे, तो वो 2 या 3 बारी कोई करे और 1 साल की छुट्टी. बट यू नो, बोटॉक्स इज समथिंग विच एवरीबडी शुड डू वंस एटलीस्ट. आपका कोई ओकेजन हो, या अगर आपको लग रहा है कि मेरे को, जैसे मुझे खुद पर्सनली, मैं इसको घी और रेटिनॉइड्स और अलग अलग एंटी एजिंग से भी ट्रीट कर रही हूँ, बट मुझे पता है 1-2 साल में मुझे यहाँ बोटॉक्स लेना पड़ेगा, राइट. एंड मुझे कोई दिक्कत नहीं है, व्हाई नॉट. बट आई फील कि अगर आपको कोई रिंकल से छुपता हो, मैं तो लकली चश्मे पहनती हूँ इसलिए छुप जाता है, बट कुछ लोगों को लगता है, बहुत कॉन्शियस लगता है, अरे सडनली 40 हिट करके डॉक्टर मैं स्माइल करती हूँ, फोटो खींचती हूँ तो रिंकल्स आ रहे हैं. प्लीज गेट बोटॉक्स डन. बट जो हमने आपको रूल्स कहे पहले, मेक श्योर कि आप इंजेक्शन देख रही हैं. कंपनी को आप गूगल चेक कर सकती हैं, क्योंकि जो भी बोटॉक्स कराता है, हमें इस वक्त देख रहा है, तो वो वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं. तो अपनी इन्फॉर्मेशन को और बढ़ाएं ताकि ताकि you're an intelligent consumer. ओके. स्किन टाइटनिंग अगर करनी है, 30 के बाद स्किन लूज होने लगती है, उसी के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं. कोई नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट, या फिर जैसे मार्केट बहुत एडवर्टीजमेंट करती है कि सिर्फ क्रीम्स से स्किन टाइटनिंग हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है? ये एडवर्टीजमेंट्स में रोक देना चाहिए. सिर्फ मोदी सरकार जी से हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्लीज़ इन एडवर्टीजमेंट्स को रोक दो. बहुत दुख होता है जब मेरे पास स्पेशली लेडीज़ आते हैं किसी गाँव से, Tier 2 Tier 3 सिटी से, वो महंगी महंगी क्रीम्स यूज़ करी होती हैं, 5,000 फैमिली की इनकम है. बड़ा ही दुख होता है सच्ची. 2,000 मेरी कंसल्टेशन फीस भी पे करते हैं. बहुत दुख होता है कि कुछ भी नहीं होगा उनसे.
कुछ नहीं होता उससे? नहीं, आप सुबह की अगर सिर्फ सनस्क्रीन लगाएं, एक सिंपल घरेलू नुस्खा देते हैं। एंटी एजिंग करनी है, आपकी कोई भी स्किन टाइप है, आप बर्फ लीजिए, बर्फ मलिए अपने चेहरे पे, ठंडी बर्फ मजे से किसी भी मौसम में अगर मल सकते हैं। उसके बाद आप अपने चेहरे पे फ्रेश टमाटर का रस्सा लगा लीजिए, 5-10 मिनट रख के पानी से धो लीजिए। तो कुछ घंटे के लिए ना आपको रिंकल दिखेगा, ना आपके स्किन पे ओपन पोर्स दिखेंगे, एक स्किन पे ग्लो रहेगी। आप महंगी क्रीम्स के पीछे ना भागें, सस्ती या महंगी से फर्क नहीं पड़ता। अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को एक बार स्किन दिखा के मैं अपने सारे मरीजों को कहती हूँ, आप मुझे एक बारी साल में 2 बारी दिखा दो, समर्स में और विंटर्स में, उसके बाद अपने दिमाग से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अपना सालों तक रूटीन फॉलो करो, फिर मेरे पास 2-3 साल बाद आओ। ठीक है, क्योंकि हम एज डॉक्टर आपको गाइडेंस दे सकते हैं, मगर हम आपको एक लिमिट तक सिखा सकते हैं। ये मेरी भी 9 साल की तालीम है। आप बेफालतू के ब्यूटी पार्लर फेशियल्स भी ज़्यादातर ना कराएं, क्योंकि अगर उसमें मसाज हो रही है तो मसाज गलत होने से आपके फेस के फाइबर्स टूट सकते हैं, मसल्स टूट सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो पार्लर्स जब हम जाते हैं तो वहाँ बताया जाता है कि फेशियल आप जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए। एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगी, आफ्टर 30 कितनी बार फेशियल करानी चाहिए? और अब हज़ारों तरह के फेशियल हैं, हाउ डू यू चूज इट? Facial has to be, if you ask me, medical. Medical facial means no bleach, no chemical, oxygen, vitamin C, important serums and antioxidants आपकी स्किन में घुसाए जाएं मेडिकली। अगर आप सैलून फेशियल कराते हैं, यू शुड मेक श्योर कि वो ब्लीच नहीं कर रहे, स्टीम नहीं दे रहे हैं आपके फेस पे। एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आप इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ना लें। आप मेडिकल फेशियल कराएं, या अगर आपको सैलून फेशियल ही कराना है, आपको अच्छा भी लगता हो तो, और अगर आपको रेगुलरली कराना है, रेगुलर को मैं मानूंगी 1 in 2 months, तो अगर आप वो करा रहे हैं तो प्लीज़ आप फेस पे ज़्यादा मसाज ना कराएं, अनलेस एंड अनटिल वो ट्रेंड एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चरिस्ट या ऐसा पर्सन है जो बहुत बढ़िया मसाज करता हो, जिसको बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो। किसी नौसखिए से करा के आपको नुकसान हो सकता है। ओके, यस, उससे नुकसान भी हो सकता है। यस, एंड इट इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन। लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रहा, वो एक ही जगह 10-10 साल फेशियल करा के बहुत खुश हैं, मगर उन्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि उनको कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। इट इज़ जस्ट टेम्परेरी। आज आपने कराया, वो तो आप अपने घर पे टमाटर रस्सा लगा लें, कुछ लगा लें इंस्टेंट ग्लो के लिए, और 2-3 दिन वो ग्लो रहेगा। सो उसकी जगह आप अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करें, हेल्दी खाने पे। आप अपने जो मेरा फेवरेट है इज स्टीम एंड सोना। आप अपने घर पे एक स्टीम या सोना में से किसी एक चीज़ की मशीन भी लगवा सकते हैं, एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प यू, बिकॉज इट इज़ बीन प्रूवन साइंटिफिकली कि ये हेल्थ हीट शॉक प्रोटीन्स रिलीज करेगा। अगर आप हफ्ते में 3 दिन इसमें से कुछ ले पाते हैं तो इससे आपकी बॉडी में हीट शॉक प्रोटीन रिलीज होगा, जो आपकी ब्रेन को मैसेज देता है ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन का। दिस इज ट्रूली एंटी एजिंग। हमारी बॉडी एजिंग क्यों करती है? इस हार्मोन की कमी से। जैसे ही आपकी बॉडी में ये हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में सेलुलर रीजेनरेशन, जो हम फैंसी एड्स में देखते हैं ना कि अंदर से सेल बढ़ रहा है, कोलाजन बढ़ रहा है, वो क्रीम से नहीं होने वाला है, वो इससे होगा। सो ये अगर आप कर पाएं, 6 से 8 घंटे आप सो पाएं, रोज 15-20 मिनट आप कार्डियो कर पाएं, घर में रहें या बाहर जाएं, सनस्क्रीन जरूर लगाएं। अगर आप ये 4 चीजें कर पाते हैं अलॉन्ग विद ड्रिंकिंग वाटर एंड अ हेल्दी माइंड, सो आई डोंट थिंक आपको एंटी एजिंग में ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, 30s के बाद जिस तरह के निशान चेहरे पर आते हैं, कुछ लोग उसे पिगमेंटेशन कहते हैं, कुछ एक्ने स्कार्स कहते हैं। एक तो होता है टीनेज में आए और फिर चले गए। 30s के बाद हम देखते हैं वो ज़्यादा परमानेंट होते हैं, ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। आप उनके लिए क्या करते हैं फिर? देखिए 30s के बाद अलग अलग तरह रीजंस हो सकते हैं। जनरली लोग मेकअप भी ज़्यादा करते हैं, लोग अपने फेस को ज़्यादा वॉश भी ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू बिफोर, तो उस वजह से निशान ज़्यादा आने के चांसेस हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, क्योंकि डॉटर्स और मदर्स, सन्स और फादर्स, स्किन की जो जेनेटिक मेकअप जनरली कॉमनली देखा जाता है, फॉलो होता है। तो अगर आपकी मदर को पिगमेंट है, आप डॉटर हैं, आप बेटे हैं, आपके बाल गिर रहे हैं, आपके फादर गंजे हैं, या आपके फेस पे पिगमेंटेशन आ रहा है, आपके फादर को है, सो आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बेफालतू ट्रीटमेंट्स नहीं करने चाहिए, सैलून ट्रीटमेंट्स, ब्लीच नहीं करना चाहिए। ट्रेंड डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए साल में 2 बार अलग अलग वेदर्स में, ताकि आप उसको खुद फॉलो कर पाएँ 2-3 साल के लिए। अगर आपके मार्क्स फ्रेश हैं, तब आप अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट पे पहुंच जाते हैं तो बहुत जल्दी उसको ठीक किया जा सकता है। अगर 6 महीने से पुराना निशान है चेहरे पे, तो वो मेरे जैसे डॉक्टर के लिए भी एक चैलेंज बन जाता है ठीक करके देना। ओके, यही पुरानी पिगमेंटेशन जा सकती है क्या? बहुत मुश्किल है, यू नो, द अर्लियर द बेटर, द मोर वर्जिन, कि उसने फालतू ट्रीटमेंट्स ना की हो, इट इज़ वेरी इजी। मेलाज्मा जो सबसे मुश्किल पिगमेंटेशन होता है, जिसको पैच ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है, जैसे बटरफ्लाई, जो लेडीज़ में भी बनता है और जेंट्स में भी बनता है, तो ये बहुत कॉमन है इंडियंस में। तो इस मेलाज्मा का ट्रीटमेंट भी, अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है जब अर्ली स्टेजेस में आ जाए ना, वो 20s में हो या 40s में शुरू हो, क्योंकि मीनोपॉजल लेडीज़ में भी शुरू होता है 50s के करीब, तो अगर ये शुरुआत के टाइम पे आप अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो हाँ, आप इसका ट्रीटमेंट करा पाएंगे। मगर हाँ, अगर आपने इसको 2-3 साल रखा, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, तरह तरह के ट्रीटमेंट्स, लेजर्स, इधर उधर ब्यूटी पार्लर से करा के डॉक्टर के पास आते हैं, तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ओके,
30 के बाद हम देखते हैं कि लोग सप्लीमेंट्स की तरफ भी जाते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस, उसमें से स्किन भी एक रीज़न है। विटामिन ई सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। किन लोगों को सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है और क्या वो सप्लीमेंट्स खुद से चूज़ कर सकते हैं, सिंस देयर आर सो मेनी इंस्टाग्राम रील्स जो आपको बताती हैं आप ये खाइए या ये कैप्सूल तोड़ के लगा लीजिए? पूजा, सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ऑलमोस्ट सबको है जो अपनी डाइट को ठीक नहीं रख पा रहे आज की डेट में, बिकॉज पोल्यूशन इतना है कि हम वो पोल्यूशन वाली सांस सब ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी में कितनी अब्जॉर्प्शन हो रही है। क्या हम सबको दही मिलता है सनसेट से पहले? क्या हमारी बॉडी में प्रोबायोटिक्स, पेट के अंदर बैक्टीरियाज अच्छे हैं? हम में से किस किस में, मैं खुद ही जितना भी ज्ञान दूँ मगर हफ्ते में 1 या 2 दिन में बाहर का कचरा पट्टी रोड साइड खाना खा ही लेती हूँ। मुझे गोलगप्पे का पानी चाहिए साल भर। तो अगर आप मेरी तरह हैं तो हाँ, सप्लीमेंट की आपको ज़रूरत है। अगर आप बहुत न्यूट्रिशन का ध्यान देते हैं, अगर आप बाहर का कचरा पट्टी नहीं खाते हैं, आप अपने घर का देसी घी या ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल में बना हुआ, सरसों ऑयल में बना हुआ अच्छा हरी सब्जियां, 2 दाल और दही रोज़ खाने का आपको टाइम है, जो प्रोफेशनल्स के लिए मुश्किल हो जाता है, तो येस यू नीड टू टेक, यू डोंट नीड टू टेक सप्लीमेंट्स। नंबर 2, विटामिन डी डेफिशिएंसी इज अ साइलेंट एपिडेमिक टुडे, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। मगर विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से नींद खराब होना, सिर्फ हड्डियों की बात नहीं करते, नींद खराब होना, बालों का गिरना, नेल्स का ब्रिटल होना, स्किन डल डिहाइड्रेटेड लगना, और विटामिन डी की कमी से बाकी बॉडी में विटामिन कम हो जाते हैं। विटामिन आर वेरी इंटरेस्टिंग, ये आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं। एक विटामिन कम होने के बाद ठक 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 बाकी गिरना शुरू हो जाते हैं बॉडी में, बहुत कॉमन है। विटामिन की बात कर रही हूँ, आयरन की नहीं कर रही हूँ। विटामिन डी के बाद आपका सेलेनियम जो ट्रेस मिनरल्स एलिमेंट्स है, जिंक है, B12 है, ई है, ये सब धीरे धीरे कम होता है, कैल्शियम है, ठीक है। सो ये सब इंटरलिंक्ड हैं, दे आर लाइक जैसे कुछ ह्यूमंस होते हैं बहुत सोशल, तो हमारे विटामिन बहुत सोशल हैं, इसलिए प्लीज़ अपने विटामिन का ध्यान रखिए। सतरंगी खाना खाइए, बेक्ड बॉइल्ड ग्रिल्ड में खाइए। इतना नहीं खा पा रहे हैं तो कम से कम मैं जो करती हूँ, एक लाल सेब और पीला केला, 2 अलग रंग के फल एक टाइम पे खाने की कोशिश करिए, उससे आपको बहुत सारे विटामिन मिनरल्स एक साथ मिल जाएंगे। ओके 30 साल की उम्र के बाद सप्लीमेंट्स की तरफ बहुत सारी महिलाएं जाती हैं। स्किन फ्रेंडली सप्लीमेंट्स, विटामिन कौन से होते हैं और क्या ओवर द काउंटर उन्हें लिया जा सकता है? पूजा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और आपको बेफालतू बहुत ज़्यादा विटामिन नहीं खाने चाहिए अगर आपकी डाइट अच्छी है। मगर हाँ, एक इकलौता विटामिन जो कोई भी खा सकता है इज़ द वाटर सोल्यूबल विटामिन, जिसका मतलब हुआ B and C। सिर्फ ये 2 विटामिन हैं जो आपके यूरिन में मिल के बाहर निकल जाएंगे अगर आपकी बॉडी में एक्सेस है। रीज़न बीइंग, अगर कोई और विटामिन आप ज़्यादा खा लेते हैं तो वो एक्सेस हाइपर वाइटामिनोसिस भी कर सकता है, आपकी बॉडी में किडनी स्टोन्स भी दे सकता है, तो और आपकी बॉडी में किडनी स्टोन्स भी दे सकता है। तो बेफालतू बहुत ज़्यादा विटामिन ना खाएं, बिना ब्लड टेस्ट कराएं। अगर आपको कोई सिम्टम है, बाल गिर रहे हैं, आपके नेल्स टूट रहे हैं, नेल्स ब्रिटल हैं, डल स्किन है, आप कह रहे हो कि डॉक्टर मैं सब कुछ कर रही हूँ बट मेरी बॉडी पे पूरी बॉडी स्किन डल है या टैन होती जा रही है, काला पड़ता जा रहा हूँ, तो हाँ, आप अपने विटामिन चेक कराएं या विटामिन लें। अगर आपको खुद से लेना है तो B और C के सिवाय ना लें, और दोनों बड़े ईजी फॉर्म्स में आते हैं लेने के लिए। C के एफरवेसेंट टैबलेट्स आते हैं, आधे ग्लास पानी में डालो और वो बड़ी मस्त सी टेस्टी सी ड्रिंक बन जाती है। तो वो तो मैं सबको कहती हूँ, आप लो, सालाना लो, 15 दिन लो, 15 दिन छुट्टी करो। या आप आंवला का अगर डाइट में ला सकते हो कि मुट्ठी भर भर के आंवला रोज खाओ, है ना। एंड विटामिन B स्पेशली वेजिटेरियंस में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेजिटेरियन फूड में ये कम पाया जाता है, ठीक है। क्यों? और बहुत ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि विटामिन B हमारी बॉडी का न्यूरल नर्व्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो बहुत सारी बीमारियां उसकी बेसिस पे बन जाती हैं, जो पोल्यूशन में हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, विटामिन ई की सबसे ज़्यादा बात होती है स्किन के कॉन्टेक्स्ट में जी, क्या उसको ऐसे लेना चाहिए या नहीं? पूजा, इनफैक्ट विटामिन ई की बात ज़्यादा मैंने ऑब्जर्व करी है फॉर मसल्स। विटामिन ई लोग फोड़ फोड़ के उसको लगा लेते हैं एज अ मॉइस्चराइजर, इट्स लवली बिकॉज इट्स अ फैट वाइटामिन, तो उसकी जो कैप्सूल है उसके अंदर जो ऑयल निकलता है इज़ वेरी गुड एज अ मॉइस्चराइजर। मगर विटामिन ई खाने से हमारी एपेटाइट बढ़ती है, वेट गेन होता है। अगर आपको कोई मसल पेन्स हैं, आप थक ज़्यादा जाते हैं, फटीग बहुत है, तो विटामिन ई ले सकते हैं। स्किन के लिए इज मेनली विटामिन C। ई भी है क्योंकि वो अंदर से आपको एंटी एजिंग करेगा, मगर ई आप तब लें अगर आपको इसमें से कोई और सिम्टम है। अगर आप ड्राई फ्रूट खा पा रहे हैं तो आपको ई की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ई लेना है तो साल में 2 महीने लें, एट द एज ऑफ 50 एंड ऑनवर्ड्स, उससे पहले ना लें, क्योंकि फिर वो ये वेट गेन होगा तो फिर महिला डाइटिशियन के पास जाएगी। सो इट्स अ टू एज स्वॉर्ड। फालतू में हमें विटामिन इस तरह नहीं लेने चाहिए। ओके, अब एक केस स्टडी लेते हैं। 30+ कोई लेडी आपके पास आती है, ख़राब स्किन के पास, पैची स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, कलर भी डार्क हो गया है, तमाम तरह की क्रीम्स यूज़ कर चुकी है, कैसे आप उसे ट्रीट करेंगी? तो इट विल ऑल डिपेंड कि इफ शी इज़ मैरिड, नॉट मैरिड, वेदर शी हैज़ चिल्ड्रन।
then to उससे see the क्या फर्क hormonal पड़ेगा? background, whether she's sexually active or not. सेकेंडली पैची स्किन के लिए वही मेरा तो फेवरेट तकले कलाम सनस्क्रीन। सबसे पहले सनस्क्रीन मैं उसको एडवाइस करूँगी कैसे लगाना है वो सिखाऊंगी, कितना लगाना है, कौन सा लगाना है। उसके बावजूद अगर स्किन बहुत पैची है तो हम सुबह पहले कुछ सीरम देना चाहेंगे, कैसी भी उनकी स्किन हो, ड्राई ऑयली से मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा। पहले सुबह कोई सीरम, उसके ऊपर सनस्क्रीन। जो सुबह का सीरम होगा अगर उन्हें ओपन पोर्स है तो नियासिनामाइड बेस पसंद करती हूँ मैं, वरना उनको कोई विटामिन सी या एंटीऑक्सीडेंट सीरम। रात को मैं उनको कुछ कोजिक एसिड क्रीम या जेल देना चाहूँगी, जेल फॉर ऑयली स्किन एंड क्रीम फॉर ड्राई स्किन ऑफ कोर्स। उसके ऊपर के लिए जहाँ पे पैचेस हैं सिर्फ वहाँ पे मैं टारगेटेड करूँगी कोई ना कोई स्किन लाइटनिंग क्रीम, जो सिर्फ वहीं लगाना होगा, पूरे फेस पे नहीं लगाना होगा। साथ में इन्हें डाइट समझाऊंगी, पानी पीने की आदत डलवाऊंगी और कहूँगी कि रोकूंगी कि बेफालतू ट्रीटमेंट्स ना करें। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं पूरे फेस के लिए तो पैची जो नेस है वो कम लाइट होगी, बाकी की स्किन और लाइट होगी, तो पैचीनेस रहेगी। तो सिर्फ जहाँ पे पिगमेंटेशन, उससे आपका कॉस्ट भी घट जाएगा। तो आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट पे जाके सिर्फ उतने से एरिया के लिए स्पेसिफाइड लोकलाइज केमिकल पील या मेडिकल फेशियल ले सकते हैं, तो आपको कॉस्ट भी कम है और रिजल्ट जल्दी आएगा। ओके 30+ फीमेल्स की शेल्फ में एक चीज़ और होती है, फेयरनेस क्रीम्स। वो कैसे काम करती है? ये पूजा बॉयज़ में भी बहुत होती है, सिर्फ लेडीज़ नहीं। फेयरनेस इज़ अ वेरी बिग थिंग इन इंडियन मार्केट एंड अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली कोई क्रीम आपको फेयरनेस नहीं देगी। तो वो स्किन लाइटनिंग, ब्लीचिंग, जो भी क्रीम्स हैं वो कंपनी को आप अमीर करते जाएंगे और वो आपको बंद कर देना चाहिए। हमें अपनी स्किन को अमीर करने के लिए आप डाइट में अगर एक सिंपल चीज़ ले आए, विच इज़ टर्मरिक, विच इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, अच्छी वाली वो जो होती है ना, वो जो मम्मी कहती है जो रूट्स वाली है ना, वो हल्दी लाएं जिसके अंदर जो ऑर्गेनिक टर्मरिक होती है, मतलब कच्ची हल्दी है, तो उसको अगर आप लेके आते हैं ना डाइट में तो वो हमें बहुत हेल्प करती है, ठीक है, स्किन को लाइटन करने में। मगर उसको भी लेने की कला होती है, उसको दूध में या पानी में लास्टिंग आप ले सकते हैं रात को या सुबह सुबह, ठीक है। तो वो आपकी स्किन का कलर ठीक करेगी। कोई भी अच्छा डॉक्टर जो आपके कान के पीछे यहाँ का जो कलर है ना, वो आपको कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट दे सकता है। आप सपने ना देखें कि भाई मेरे पास तो आज लाख रुपए हैं, मैं जाऊँगा एक डॉक्टर का मैंने सुना है और मैं लाख रुपए खर्च के ऐसी क्रीम्स ले आऊँगा कि मैं गोरा हो जाऊँ, ऐश्वर्या राय जितना गोरा हो जाऊँ, ठीक है। ऐसा होता है, हमारे पास आते हैं ऐसे मरीज फोटोग्राफ्स के साथ। यस, ये स्किन टोन, हाँ, ये इट्स बिकमिंग मोर कॉमन अनफॉर्चुनेटली विद दिस इंस्टाग्राम रील्स। मगर वो ये नहीं समझते हैं कि जो आपका कान के पीछे का रंग है ना, ये आपका जेनेटिक कलर है। ये कोई भी अच्छा डॉक्टर आपको विटामिन, क्रीम्स, शायद इंजेक्शन ग्लूटाथियोन की कॉम्बिनेशन कॉकटेल ट्रीटमेंट्स के साथ दे सकता है, मगर इससे ज़्यादा गोरा आपको कोई नहीं कर सकता। ओके, तो फिर जो इंडियंस ये सपना देख रहे हैं कि वो कोरियन स्किन जैसे हो जाएंगे, उनके सपने के बारे में आप कुछ बताएं। प्लीज़ आप इस तरह मत सोचिए। और इनफैक्ट कोरियन स्किन जो है वो उनको जेनेटिकली भी बहुत एडवांटेजेस हैं और उनकी डाइट मैं आपको बता रही हूँ बहुत अच्छी होती है, हम लोगों की जैसी बिल्कुल नहीं होती। आई हैव बीन टू कोरिया एंड आई हैव सीन व्हाट दे ईट। सो कोरिया में आपने गोलगप्पे, टिक्की, चाट ये सब नहीं, सवाल ही नहीं उठता। आई डोंट नो वो तेल यूज़ भी करते हैं कि नहीं, वो पानी में बनाते हैं सारा खाना, इमेजिन। और सालों से। सो जस्ट इमेजिन, उन लोगों की डाइट हमसे कंपेयर ही नहीं हो सकती। बटर ज़रूर लेते हैं वो, बट देन देयर बटर इज़ नॉट लाइक आवर बटर, सो इट्स एवरीथिंग इज़ मच हेल्थियर। हम लोगों का डाइट वाकई ही बहुत ज़्यादा टेस्टी है मगर न्यूट्रिशन में कम है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, हमेशा जवान दिखना है जिस महिला को, उसको 30 के बाद क्या नहीं करना चाहिए? स्मोकिंग, स्ट्रेस, सन बेदिंग नहीं करना चाहिए, स्माइल जबरदस्तान, वो जो कल होना हो शाहरुख खान वाला 1 2 3 सो कीप स्माइलिंग अलोंग विद योर सनस्क्रीन। थैंक यू। तो मुस्कुराते रहिए, आप जैसे भी हों खूबसूरत दिखेंगे, मुस्कुराहट इसकी गारंटी ज़रूर देगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वील कम अगेन विद द क्वेश्चंस दैट व्यूअर्स मे हैव। थैंक यू सो मच। थैंक यू।